चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सेम होती है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और क्या है इस चैप्टर के बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और क्वेश्चन, इस सभी का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। ह्यूमंस का बर्थ इस अर्थ पर क्यों हुआ है? एक सर्वाइवल के लिए और दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? पहली चीज हमारे माइंड में आती है, रिप्रोडक्शन इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देम। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है जो हर एक ऑर्गेनिजम्स में, हर एक इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलती है, जिससे वो न्यू इंडिविजुअल्स को राइज दे सकता है जो कि सिमिलर होंगे उसकी तरह। यानी कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होता है और मंकी का बच्चा मंकी ही होता है। कभी भी एलिफेंट एक मंकी को बर्थ नहीं देने वाला है। यानी कि रिप्रोडक्शन में वो न्यू इंडिविजुअल्स तो प्रोड्यूस करते हैं, बट वो वही करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं उनके जैसे। अब जो रिप्रोडक्शन है, हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है, वैसे हमारे लिए जरूरी नहीं है। मींस किसी इंडिविजुअल को, किसी एक इंसान को अगर जिंदगी जीनी है, किसी एक ऑर्गेनिजम्स को अगर जिंदगी जीनी है, तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन जैसे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मींस ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, और रिप्रोडक्शन की जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो क्यों जरूरी है, और रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है? तो रिप्रोडक्शन हमने जैसा कि जाना एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, वो उसके बिना भी लाइफ रह सकता है। जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सब होते हैं जो भी हमारी अदर लाइफ प्रोसेसेस है। तो रिप्रोडक्शन की जो इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्रोडक्शन की वजह से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो पहली चीज है ये मेंटेन करके रखता है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि इस अर्थ पे जो लाइफ की कंटिन्यूटी बनी हुई है वो किसकी वजह से बनी हुई है? रिप्रोडक्शन की वजह से। यानी कि सब लोग, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता? ह्यूमन की एक स्पीशीज है, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करते तो आगे कोई स्पीशीज ही नहीं होती। और हम जानते हैं जो डेथ होती है वो सबकी होना है। तो सब ऐसे कि ऐसे यूनिवर्स में, यानी कि अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाती अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, न्यू ऑफस्प्रिंग्स और न्यू इंडिविजुअल्स नहीं आते। तो इसका पहला बेनिफिट हमें ये मिलता है, इससे कंटिन्यूटी लाइफ की बनी रहती है। और हमें बहुत सारी जो दूसरी चीज है, बहुत सारी डाइवर्सिफाई ऑफ स्पीशीज हमें मिल रही है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैरी करता है अपने साथ वेरिएशन। यानी कि हम जानते हैं जो इंसान है, यानी कि जो होमो सैपियंस है, हम ह्यूमंस है, वो इवॉल्व हुए हैं बंदर से, यानी कि मंकी से। ये थ्योरी आप सभी ने सुनी होगी। तो क्या हुआ है, जो सालों का जो पूरा सिलसिला चला है उसमें स्ट्रक्चर में चेंज होता गया, ब्रेन के स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में और बहुत सारी चीजों में। यानी कि क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन भी लेके आ रहा है रिप्रोडक्शन, और न्यू स्पीशीज भी लाता है। और यही चीज ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स में भी इन्वॉल्व होती है। और ये रिप्लेस करता है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है, ये रिप्लेस कर रहा है डेड ऑर्गेनिजम्स को। यानी कि हम फैमिली में देखते हैं जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता? अगर उनका कोई चाइल्ड नहीं होगा तो क्या होगा? वहीं पर फैमिली खत्म। बट रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, वो फैमिली में कंटिन्यूटी बनी रहती है। उनके जाने के बाद उनके जो आगे के चाइल्ड्स है वो उसको संभालते हैं और उसके बाद वो लोग संभालते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते जा रहे हैं। और ये एक और बेनिफिट है जो हमें मिलता है। और जो लास्ट चीज हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा है वो है वेरिएशंस। हम अभी समझ चुके, जो रिप्रोडक्शन है वो कैरी कर रहा है अपने साथ वेरिएशंस। यानी कि पहले, सालों पहले की सब जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी स्पीशीज है, वो सब पहले बहुत अलग थे और अब बहुत अलग हो चुके। यानी कि इवॉल्व कर रहे हैं, वेरिएशंस क्रिएट हो रही हैं। और ये था हमारा एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वेरिएशंस कैसे क्रिएट होती है, इस सभी को हम डिस्कस करेंगे आगे। अब जो 9th क्लास में चैप्टर था सेल, उसमें हमने एक चीज सीखी थी और हम उसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि यहां पर वो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स,
और क्रोमोसोम्स में होती है इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली है, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी वेरिएशन में डीएनए कॉपी होगा। मींस जब एक इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं तो डीएनए वेरिएशन क्रिएट होता है, यानी कि अपने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स है जो डीएनए कैरी कर रहे हैं, वो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं और उसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। तो सर आप बार बार वेरिएशन बोल रहे हैं, ये वेरिएशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो हम इसे दो एग्जाम्पल से समझेंगे। एक मॉडर्न एग्जाम्पल जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, और एक एग्जाम्पल हम लेके देखेंगे जो कि बहुत फेमस है, जिससे हम पूरी तरह से वेरिएशन को समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से अब हम समझते हैं वेरिएशन को। जो पहले की जो पीढ़ी थी, हम ह्यूमंस में बात करें, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी। जब वो छोटे होते थे इतने ज़्यादा होशियार नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। बट जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है आगे, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जनरेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होती जा रही है। तो आजकल के जो बेबी है, आप देखते होंगे अपने अगल बगल में जो छोटे छोटे से बेबी होते हैं, वो फ़ोन चलाना सीख गए। यानी कि वो एंड्रॉयड फ़ोन को बड़े आसानी से चला लेते हैं और ऑपरेट कर लेते हैं। जबकि जो पहले की जनरेशन थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, वो कर नहीं पाते थे। क्यों? उनके टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था और वो उस चीज़ को अपने डीएनए में कैरी करके नहीं आए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने नहीं किया था। बट आजकल क्या हो रहा है, ये चीज़ें पेरेंट्स से ट्रांसमिट होके उनके अंदर भी जा रही है और वही वेरिएशन उनमें भी होती है। तो वो उस टेक्नोलॉजी को और उस पूरी की पूरी सोसाइटी को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके डीएनए में पहले से हैं। अब थोड़ा सा बाउंसर आपके सर से गया होगा, तो इसको बिल्कुल और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं और वेरिएशन हम यहाँ से समझ जाएंगे। सालों पहले गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी अस्पतालों में डीडीटी करके एक पेंट होता है जो कि वाइट दीवार पे लगाया जाता था, जिससे मच्छर भाग जाते थे और उससे बहुत ज़्यादा जो मच्छर थे वो मरते थे। उसे इसलिए यूज़ किया जाता था ताकि मॉस्किटोज हमें परेशान ना करें। बट हुआ क्या, मॉस्किटोज का लाइफ स्पैन हम जानते हैं 1 हफ्ते का होता है। तो जो कुछ मॉस्किटोज थे, यानी कि जो कुछ मच्छर थे, वो उस डीडीटी के प्रकोप से हम सोच सकते हैं कि बच गए। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, पॉइजनस था, फिर भी कुछ जैसे तैसे रेजिस्ट कर गए और बच गए। अब जो उनके बेबी होंगे, जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, उनके बेबी होंगे, तो उनमें रेजिस्ट था डीडीटी का, यानी कि वो लोग डीडीटी में भी जिंदा रहे। उन्हें तकलीफ होती थी, फिर भी वो जिंदा रहे। और फिर जो उनके आगे एक और जनरेशन आई, उस पर डीडीटी का असर ही नहीं होता था। और ये सब एक जनरेशन में नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा जनरेशन्स में धीरे धीरे रेजिस्ट हुआ और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट हो गया। और अब ये इतना वेरिएशन क्रिएट कर चुका है, उनमें इतनी वेरिएशन डेवलप्ड हो चुकी है कि आज की तारीख में हम डीडीटी को यूज़ नहीं करते हैं मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए, क्योंकि अब इससे मच्छर मरते ही नहीं है। उन्होंने क्या करा, अपने आप को एडेप्ट कर लिया है उस कंडीशन के हिसाब से। और एक और हम दूसरा एग्जांपल लेंगे बैक्टीरिया का। हम जानते हैं हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग हम ज़्यादा अच्छे से नहीं समझेंगे, बट जो उसका रिजल्टेंट है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि सालों पहले बात करें, हज़ारों साल पहले इतना टेम्परेचर नहीं होता था जितना अब हो रहा है, जितना अब टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इसकी वजह से हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके देखेंगे। वो बैक्टीरिया जो हीट में पहले सर्वाइव नहीं करते थे, वो आज है कि नहीं है? क्या आज ये दुनिया बैक्टीरिया से फ्री हो गई है? नहीं, आज भी वो बैक्टीरिया है। तो उन्होंने क्या किया, उनमें वेरिएशन आती गई, जनरेशन के साथ साथ वेरिएशन आती गई, और उन्होंने हीट से क्या कर लिया, अपने आप को रेजिस्ट कर लिया। यानी कि हीट का उन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, हीट से उन्होंने क्या करा, अपने आप को रेजिस्ट करना सीख लिया था, और उनमें ये वेरिएशन आ गई। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की, क्योंकि जो मौसम है, जो कंडीशन है, जो लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ पे चल रहा है वो बहुत फास्ट चल रहा है, और जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है। तो जो आने वाले इंडिविजुअल्स है वो अडेप्ट करके आते हैं कुछ नई चीजें, जिससे वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर सके। क्योंकि हमें पता है ह्यूमंस 2 ही चीजों के लिए आई है, एक सर्वाइवल और एक रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सर्वाइवल में भी हेल्प करता है, क्योंकि अडेप्ट कर रहे हैं वो कुछ कंडीशंस जो कि पिछले टाइम में नहीं थी, पिछली जनरेशन्स में नहीं थी, और आने वाली जनरेशन्स में वो हमें देखने को मिलती है।
और अगली चीज जो हमें समझना जरूरी है वो ये है कि डीएनए क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कॉपी होता है और जिसका वो डीएनए है इंडिविजुअल वैसा ही होता है। इसलिए हमें जवाब मिल गया, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है, क्योंकि वो उसी से बन रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है क्योंकि उसी के सेल्स से वो बन रहा है और सेल्स के अंदर होती है डीएनए के फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन। तो डीएनए कॉपिंग यहां पर चल रही है। अब जो हम बात करने वाले वेरिएशन की, हम बहुत बात कर चुके हैं, अभी भी हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें हो सकती है, बट आगे जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वेरिएशन से आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर में आगे और बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं और जो मेन दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के, जिन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वो है फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरा हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात करने वाले हमारे फर्स्ट चीज की, यानी कि फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट मोड है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट मोड है रिप्रोडक्शन का, यानी कि सेक्सुअल मोड के कंपैरिजन में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सबसे सिंपल मोड होता है रिप्रोडक्शन का। ये कॉमनली देखा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में और हम जानते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मींस सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें उनमें ये चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है। मींस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलने वाला है वो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम जानेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखें, जैसे कि अमीबा में हमको बाय बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और यीस्ट और हाइड्रा में हमें बाय बडिंग देखने को मिल रहा है और भी जितने ऑर्गेनिजम्स है यूनिसेल्युलर, उनमें हमें अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलती है जो कि हम डिटेल में बाद में स्टडी करने वाले हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। यहां पर मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है, यानी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये बहुत ज्यादा जल्दी अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं कोविड-19 और जो हमारा कॉमन फ्लू होता है जिसमें जो राइनो वायरस होता है और कुछ बैक्टीरिया का। ये क्या होता है, शुरू में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं बट धीरे धीरे इनमें क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, तो इनके पास एक पावर होती है और जो कि वो है मल्टीप्लिकेशन की पावर, यानी कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा तेजी से बहुत कम समय में अपनी पॉपुलेशन को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यही एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब सेकंड चीज जो हम देखेंगे, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का कोई फ्यूजन यहां पर नहीं होने वाला है, जैसा कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि वहां पर फ्यूजन होता है। तो हमें यहां पर यह चीज याद रखनी है कि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाले पॉइंट को समझने के लिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है। यहां पर दो जने नहीं लगेंगे, तीन जने नहीं लगेंगे, यहां पर एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल होगा वो एबिलिटी रखता है कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक और मेन पॉइंट जो अभी देखा है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होना लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इस पूरी की पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। अब हम बात करेंगे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि थर्ड वाले पॉइंट से पूरा जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सब जब भी अपने इंडिविजुअल्स राइज करेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स है वो सब सिमिलियर होंगे। यानी कि सिमिलियर मतलब सर कैसे होने वाले, सिमिलियर तो वहां भी होते थे दूसरे में कि हाँ एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट, ये सारी चीजें नहीं, ये हर चीज में सिमिलियर होंगे। मींस क्योंकि ये क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इनमें कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है इतनी ज्यादा, और बहुत कम वेरिएशंस इनमें देखने को मिलती है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं जुड़वा होते हैं। यानी कि जिस पेरेंट से निकल के आएंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, ये पूरे की पूरे जुड़वा होते हैं, और हम इस टाइप की स्पीशीज के लिए जो कि जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली की
आइडेंटिकली सिमिलर होती है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है क्लोन। यानी कि ये अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट क्लोन होते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स की कॉपीज होते हैं, क्लोन होते हैं। तो जो चार चीजें हमने देखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पर फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, और ये जो होते हैं ये जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली एक दूसरे से सेम होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्लोन बोलते हैं। अब हम एक एक करके जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये सब आपके लिए बन जाए इजी और इसमें जितनी भी प्रोसेसेस होगी आप अच्छे से समझ पाए। यानी कि अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि सारे की सारे आपके माइंड में फिट हो जाए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहला बात करने वाले हैं फिजन के बारे में। तो बात करते हैं फिजन की। फिजन क्या होता है? फिजन हमें नाम से समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड होना, और जो आप नहीं भी समझते तो आप अभी समझने वाले हैं। तो फिजन में क्या होगा? फिजन एक सबसे सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये डिवाइड होने का गेम है। यानी कि फिजन क्या होना है? जब एक सेल, यानी कि एक जो इंडिविजुअल का सेल है, एक जो पेरेंट का सेल है, दो सेल में डिवाइड होगा या उससे ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, तो हम उसे बोलते हैं फिजन। यानी कि एक सेल का, एक उस ऑर्गेनिजम्स का डिवाइड होना दो या उससे ज्यादा डॉटर सेल्स में, उसे हम बोलते हैं फिजन। फिजन हमें दो टाइप्स का देखने को मिलने वाला है, जैसे कि जो फर्स्ट हमारा होगा वो होगा बाइनरी फिजन, और सेकंड जो होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन फिजन। तो हमें फिजन यहां पर क्लियर हो चुका है, एक सेल का डिवाइड होना दो या उससे ज्यादा सेल्स में, यानी कि उससे ज्यादा डॉटर सेल्स में जब वो डिवाइड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? फिजन। तो अब हम पहले बात करते हैं फिजन के फर्स्ट टाइप की, बाइनरी फिजन। इसे कौन शो करता है और इसमें क्या होता है? देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। बाइनरी फिजन मींस दो, यानी कि जो एक सेल होगा वो डिवाइड होने वाला है दो डॉटर सेल्स में, और जब एक सेल डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में तो हम उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। और यहां पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जिससे वो डिवाइड होने वाला है उसका एकदम आइडेंटिकल होगा, एकदम क्लोन होगा, क्योंकि हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल है वो क्या होता है? क्लोन होता है। तो अब हमारा जो वो एक सेल है, यानी कि हम एग्जांपल लेके देखते हैं अमीबा, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो अमीबा जब रिप्रोडक्शन करता है तो ये क्या होता है? अपने में से डिवाइड होना चालू करता है और दो डॉटर सेल्स यहां पर इसके बन जाते हैं। तो ये जो दूसरा डॉटर सेल है ना, ये एक और सेल नहीं है, ये इसी का बेबी है, हम ये बोल सकते हैं। ये वो न्यू इंडिविजुअल है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बनने वाला होता है। और अमीबा का जो न्यू इंडिविजुअल है वो फिजन के थ्रू बन रहा है, बाइनरी फिजन के थ्रू बन रहा है, जिसमें अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है एक और सेल में, यानी कि एक और डॉटर सेल में, जो कि क्या बन जाएगा? दूसरा अमीबा बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो आप स्क्रीन पर इसके पूरी की पूरी स्टेप्स की प्रोसेस देख रहे होंगे। तो पहले जो सिंगल अमीबा होता है वो डिवाइड होना चालू होता है, तो बीच में सेंटर में जो इसका न्यूक्लियस होता है वो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा खिंचा रहा है, यानी कि डिवाइड होना चालू हो रहा है। और लास्टली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है न्यूक्लियस के बाद, और फाइनली हम देखेंगे हमको दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगे, यानी कि दो छोटे छोटे अमीबा आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। तो दो डॉटर सेल्स यहां पर बन गए और इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और हम कह सकते हैं ये जो अभी प्रोसेस हुई है ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है अमीबा के लिए। तो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के थ्रू, जैसा कि अभी हमने देखा है। तो बाइनरी फिजन अब हमें क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फिजन की। बाइनरी फिजन में क्या हुआ था? दो डॉटर सेल्स आए थे, हमने देखा अमीबा एक से किस में डिवाइड हो गया? दो में डिवाइड हो गया। तो अब नाम से जैसे हमने बाइनरी को समझा था, हम मल्टीप्लिकेशन को अगर समझ के देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फिजन भी हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, और वो ये होगा कि यहां पर बहुत सारे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन फिजन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन फिजन में हमें देखने को मिलता है जो एक सेल होगा, जो एक ऑर्गेनिज्म होगा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, वो बहुत सारे डॉटर सेल्स देगा एक ही टाइम पर। वहां पर एक ही टाइम पर दो आ रहे थे, यहां पर एक टाइम पे जब हमें बहुत सारे डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं?
मल्टीप्लिकेशन फिजन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन फिजन में क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत सारे डॉटर सेल्स देखने को मिल गए एक ही टाइम पर, यानी कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया, फिजन हुआ और वो मल्टीपल्स टाइम हुआ, इसलिए हमने उसे नाम दिया है मल्टीप्लिकेशन फिजन। अब ये कौन करता है? जैसे कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल होता है अमीबा, वैसे मल्टीप्लिकेशन फिजन करता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया का पैरासाइट है। तो मल्टीप्लिकेशन फिजन हमें क्लियर हो चुका है, एक सेल से बहुत सारे डॉटर सेल आना मल्टीप्लिकेशन फिजन, और बाइनरी फिजन एक से दो आना और नया इंडिविजुअल बन जाना। इन दोनों में जो अपना बेबी होगा, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग होगा, वो क्लोन होता है उसके पेरेंट्स के, क्योंकि वो एग्जैक्ट जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट कॉपीज होने वाले हैं। यानी कि जो अमीबा डिवाइड होकर नया दूसरा वाला बना है वो पहले वाले जैसा ही होगा, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन फिजन में भी प्लाज्मोडियम पहले जैसा ही होगा। तो अब हमें फिजन क्लियर हो चुका है। फिजन एक प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज्यादा डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, और बाइनरी फिजन और मल्टीप्लिकेशन फिजन इसके टाइप्स होते हैं, और ये दोनों टाइप्स हमें एग्जांपल्स के साथ अब क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी मेथड की, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। फिजन अब हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, और उसके टाइप्स भी एग्जांपल के साथ हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन एक एक्सीडेंटली प्रोसेस होती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्ट डिवाइड होगा, यानी कि उसी में से एक पार्ट डिवाइड होगा और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें से एक जो पार्ट है वो अलग हुआ एक्सीडेंटली, और वो एक सेपरेट यानी कि एक नए ऑर्गेनिजम्स में बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म वहां पर बन जाएगा। तो आपको ये चीज देखने को मिलती है फ्रेगमेंटेशन में, जिसमें क्या होता है, एक पीस जब जाएगा, यानी कि कोई भी एक पार्ट जब एक्सीडेंटली ब्रोक होगा तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाता है और अपने आप को फ्रेगमेंटेशन कर लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है स्पायरोगायरा जैसे ऑर्गेनिजम्स में, ये इसका एग्जांपल है, और इसका बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन आपको एनसीईआरटी में भी दे के रखा है। बस आपको इसका जो डेफिनेशन है और इसका एक एग्जांपल हमेशा याद होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं रीजनरेशन की, जो कि थर्ड टाइप है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमें जो एनसीईआरटी में दे के रखा हुआ है। तो रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या होता है हमें नहीं पता होता है। तो अब हम देखते हैं ये चीज। हमें फ्रेगमेंटेशन क्लियर था, वहां पे एक्सीडेंटली एक पीस गिर रहा था, एक जो पार्ट था वो डिवाइड हो रहा था और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में चला जाता है। बट रीजनरेशन, नाम से क्या समझ पा रहे, रीजनरेशन हो रहा है। री का मतलब क्या होता है, वापस, जैसे हम बोलते हैं रीट्राई करना है तो फिर से ट्राई करना है। तो वहां पर भी यही हमें देखने को मिलता है। जो रीजनरेशन है उसमें क्या होगा, एक बॉडी पार्ट जो कि अलग हो चुका है वो वापस से उस ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आया ना, तो आपको ये जो रीजनरेशन है ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। लीजार्ड समझते हैं आप, यानी कि आपके घरों में जो छत पे चिपकली होती है, दीवारों पे चिपकली होती है, वो उसकी अगर पूंछ कट जाती है, बाय चांस एक्सीडेंटली गेट में आ गई, कुछ हुआ और उसकी पूंछ अगर कट के अलग हो चुकी है, तो यहाँ पर रीजनरेशन हमको देखने को मिलेगा। उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है वो वापस आ जाएगी। ये होता है रीजनरेशन की, कोई ऑर्गेनिज्म अपना एक बॉडी पार्ट खो देता है तो वो वापस से उसमें रीजनरेट हो जाता है, और ये है चीज हमारी होती है रीजनरेशन में। इसका एग्जांपल अभी हमने बात ही कर ली है लिजार्ड की, यानी कि चिपकली इसका एक एग्जांपल है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था, एक्सीडेंटली वो जाता है और वो खुद एक सेपरेट, जो पार्ट अलग हुआ था ऑर्गेनिज्म का वो एक खुद सेपरेट ऑर्गेनिज्म बन गया। बट यहां पर क्या हुआ, जो पार्ट अलग हुआ वो तो हुआ और वो पार्ट वापिस आ गया उस ऑर्गेनिज्म में। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो ये दो और टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये बहुत ज्यादा छोटे और सिंपल है, जो कि थे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। और हमें एक और चीज याद रखनी है रीजनरेशन में, कि ये रिप्रोडक्शन के एक टाइप में नहीं है, रिप्रोडक्शन जैसा सेम नहीं होता है, क्योंकि जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स है वो इस पर डिपेंड नहीं होते कि वो कट होंगे जब जाके कुछ रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ प्रोसेस की तरफ। हम तीन चीजें डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड फिजन। अब हम बात करने वाले हैं बर्डिंग की।
बर्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेस लगने वाला है आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी लगने वाला है। बर्डिंग आपको स्क्रीन पर अभी एक दिख रहा होगा, पूरा की पूरा बर्डिंग का एग्जाम्पल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक यीस्ट का और हाइड्रा का। तो यहां पर क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन, एक बर्ड उसकी बॉडी में से निकलना चालू होता है। तो फर्स्ट पिक्चर में जो आप छोटा सा चीज देख पा रहे हैं, यानी कि एक छोटी सी चीज को निकलते हुए देख पा रहे हैं पेरेंट बॉडी में से, उसे हम बोलते हैं बर्ड, यानी कि BUD बर्ड हम उसे बोलते हैं, जो एक प्रोजेक्शन बाहर निकलता हुआ सा हमें दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, जो पेरेंटल बॉडी है उसमें जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूसली चलता रहा है, वो सेल डिवीजन चल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो वो जो बर्ड है, वो जो छोटा सा बर्ड है जो आपको पहली पिक्चर में देख रहा है, वो और बड़ा होता है और वो और ज्यादा बड़ा होता जाता है। और फाइनली वो टाइम आता है जब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे वो अटैच्ड होता है जिस पेरेंट से, जिस ऑर्गेनिज्म से, वो उतना ही हो जाता है, वो उस हाइड्रा के बराबर हो जाता है। और जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा का जो बर्ड है, जो प्रोजेक्शन फर्स्ट में हमें छोटा सा दिख रहा है, जब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसा कि हम लास्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, मैच्योर हो चुका है और अब वो उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म अब बन चुका है। यानी कि हाइड्रा ने और यीस्ट ने कैसे रिप्रोड्यूस किया, बाय बर्डिंग, एक प्रोजेक्शन जैसा स्ट्रक्चर उनमें से निकला बाहर और वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब वो पूरा मैच्योर हो गया तो वो उनकी बॉडी से सेपरेट हो गया। और यही होता है बर्डिंग में। और बर्डिंग के एग्जाम्पल अभी हम बहुत बार बोल चुके हैं, यीस्ट और हाइड्रा होते हैं। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये फिर से उसी की बॉडी से निकल रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही निकल रहा है, फुल्ली मैच्योर वहीं पर होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पर भी हमें क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है, ये क्या होगा, एग्जैक्ट जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकोलॉजी, ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। इसलिए हम इन्हें भी क्या बोलने वाले हैं, जुड़वा, मीन्स क्लोन होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि ये आइडेंटिकल होते हैं। और यहाँ पर हमारी बर्डिंग भी खत्म होती है। अब हम बर्डिंग को डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्शन जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम एक छोटा सा बर्ड बोल रहे थे, वो लास्ट में फुल्ली तरह से मैच्योर होके अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। अब बर्डिंग ओवर करने के बाद हम समझने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि क्या होने वाला है इसमें, नाम से समझिए वेजिटेटिव, यानी कि नाम आने वाला है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, इन सब का, प्लांट्स की चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं एसेक्सुअल का प्रिंसिपल ही ये है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट होता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो ये है, प्लांट के एक पार्ट से नया प्लांट आ जाना, यानी कि प्लांट के एक पार्ट से नया प्लांट आ जाना। जो हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, बल्ब ऑफ ओनियन, यानी कि जो ऑनियन होता है उसको, जो प्याज होता है उसको थोड़े टाइम बाद देखते हैं आप, उसके पीछे ग्रीन ग्रीन सी आ जाती है, वो क्या हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। जो हम देखते हैं आलू, आपके घर में मम्मी बोलती होगी आलू की आंख आ गई है, वो आंख नहीं बर्ड होते हैं, बर्ड ऑफ पोटैटो, यानी कि हम उसे बोलते हैं जो आलू की आंख आ गई है। जो हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा उस पर लगा जाता है, वो होते हैं बर्ड्स। अगर आप उसको निकालेंगे और ज़मीन में लगा देंगे, न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, न्यू प्लांट उसी से ग्रो हो जाएगा, उसी के एक पार्ट से, और उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स के एक पार्ट से नया प्लांट आने के कैपेबल होता है। हम इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी देखते हैं, जिसमें हम हेल्प लेते हैं ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग की। ग्राफ्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम करते हैं, जो स्टेम रहता है उसे काट लेते हैं, यानी कि कोई भी हम जो ज़्यादातर पौधे होते हैं उन्हें रूट्स के साथ ही, जड़ से पूरा रूट निकालते हैं और ऐसा कि ऐसा लगाते हैं। बट ग्राफ्टिंग हमें एबल करता है ऐसा नहीं करने से, यानी कि हम डायरेक्ट कट करते हैं उसका और उसे लगा देते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ जिसमें रूट है और वो ग्रो होगा, ये होती है ग्राफ्टिंग। और आप एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं गुलाब का, मींस रोज के प्लांट का। रोज का हम क्या करते हैं, रूट से पूरा की पूरा प्लांट नहीं लेते और वो लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसका जो एक स्टेम है, यानी कि उसकी एक ब्रांच है, उसे भी काट के हम लगा देते हैं, वो ग्रो कर जाता है, अपनी नई रूट्स बना लेता है। और जबकि ग्राफ्टिंग में होगा, हम उसका स्टेम काटते हैं और दूसरा जिसके पास पहले से रूट्स है उसके साथ लगा देते हैं और वो ग्रो हो जाता है। ये होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसका एक चीज हमने ग्राफ्टिंग अभी डिस्कस किया। अब हमको एडवेंचरस बर्ड्स देखने को मिलते हैं दहलिया में, और बल्ब ऑफ ओनियन देखने को मिलते हैं। जिंजर में राइजोम्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा अदरक होता है। और हमें जो पोटैटो है उसमें
बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम जैसे आलू की आंख हमारे घर में जो मम्मी पापा है वो बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा क्या क्या है? ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और इससे क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि ऑरेंज और बनाना जो कि अपने सीड्स प्रोड्यूस करने में इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये अपने सीड्स की वजह से, यानी कि अपने सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये ग्रो कर जाते हैं अपने खुद के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो सीड्स है उनकी वजह से, क्योंकि इनकी जो सीड्स की प्रोडक्टिविटी होती है जो ग्रो वाले रहते हैं वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पर आपको हो रहा होगा, तो हम फिर से इसके बेनिफिट देखते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट कर रहा है और इसका डीएनए बदल रहा है। और एक और चीज़ जो सबसे मज़ेदार है, ये पॉइंट आपको हमेशा बोलना है, तो पूरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बेनिफिट्स एक ही बार में ख़त्म, कि जो ऐसे प्लांट लगने वाला है और जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगता है उसमें बहुत जल्दी फ्रूट्स और फ्लावर आ जाते हैं, उसमें बहुत जल्दी सीड्स और फ्लावर और फ्रूट्स आ जाते हैं उसके मुकाबले जो कि पूरी प्रोसेस से आ रहा है। इसलिए ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है और हम कैरी आउट करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमको ये चीज़ इस पार्ट से समझ में आई कि वेजिटेबल यानी कि जो एक प्लांट है उसका एक जो पार्ट होगा उसी से हम एक नया प्लांट लगा सकते हैं, वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमें कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस भी दिखी जिसमें जो प्लांट नहीं करता है, आर्टिफिशियल यानी कि हम करने जा रहे हैं, हम एक स्टेम लेते हैं और दूसरे प्लांट जिसके पास रूट है उसमें लगाते हैं, वहां पे हमको ग्रो देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और लेयरिंग और कटिंग जैसी भी आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन में बात करने की जरूरत नहीं है, और हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी याद करे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आता है तो आपको इसका पहले डेफिनेशन लिखना है कि अपने ही पार्ट से एक नया प्लांट लग जाना, ये चीज लिखेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल्स लिखेंगे इसके क्या क्या होते हैं, और आर्टिफिशियल में हम इसके बेनिफिट समझा देंगे और हमारी ये चीज क्लियर हो जाएगी। और आंसर में जितनी भी चीजें लिखनी है वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कंसेप्ट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि है स्पोर्स फॉर्मेशन। बट यहां पर एक नई चीज देखने को मिलने वाली है। हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते थे, बट यहां पे हमें जो चीज नई देखने को मिलने वाली है, यहां पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो प्रोसेस है स्पोर्स फॉर्मेशन। तो चलिए करते हैं डिस्कस स्पोर्स फॉर्मेशन को और बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो स्पोर्स फॉर्मेशन में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो पूरी की पूरी एक पिक्चर से हम समझ सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर देखने को मिल रही होगी। जो ऊपर जो सर्कल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे जो बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, यानी कि BOLB, वो बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंगिया। यानी कि जो स्पोरेंगिया, जो हमें ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक जो थ्रेड लाइक हमें लंबी सी दिख रही है, उसके ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, वो जो हमारा बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंगिया। अब जो स्पोरेंगिया होती है वो स्पोर्स फॉर्मेशन करती है, यानी कि स्पोरेंगिया के अपर लेयर में आप जहां देख रहे हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन। और ये स्पोर्स का फॉर्मेशन अपने आप में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि ये स्पोर्स एक नया जन्म दे सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए इसे समझते हैं। ये जो स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है इस बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंगिया में, जो स्पोर्स फॉर्म होंगे, ये पहले तो हमें ये जानना है कि कवर्ड होते हैं, ये एक शील्ड से कवर्ड होते हैं, ताकि ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सफर कर सके, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। इसलिए ये जो स्पोर्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं इन पे एक थिन लेयर होती है, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर सके। अब ये जब सॉइल में गिरेंगे, ये स्पोर्स जब जाके सॉइल में मॉइस्ट में गिरते हैं, तो ये नया प्लांट फॉर्म कर लेते हैं, ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, एक बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर था जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, स्पोर्स। और वो स्पोर्स जब टोटली मैच्योर हो जाएंगे तो वो एक थिन शील्ड से कवर होते हैं, और वो जाके जब सॉइल में गिरेंगे तो एक न्यू प्लांट वहां से ग्रो हो जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म वहां से ग्रो हो जाएगा। तो अब हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे ये स्पोर्स अपने आप में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि ये एबिलिटी रखते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देने की।
और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसपे कि पूरा बॉब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं हाइफा। तो मींस हाइफा है और हाइफा के ऊपर है स्पोरेंगिया जो कि एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर होते हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्स। और जब ये स्पोर्स सॉइल में गिरेंगे तो ये एक न्यू कॉलोनी बना सकता है, न्यू डॉटर कॉलोनीज बना देगा और अपने आप को वहां पर बढ़ा लेगा। इसका एक एग्जाम्पल हमें घर में देखने को भी मिलता है। अब घर में कहां पर देखने को मिलता है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। घर में जो ब्रेड है अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए तो जो राइजोपस होता है वो घूम रहा होता है एयर में। जो राइजोपस है वो स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस करता है, वो घूम रहा होता है तो वो गिर जाता है ब्रेड पे। और हम जानते हैं जहां भी स्पोर गिरेगा वो नई कॉलोनी बना लेगा। तो वो जैसे ही राइजोपस ब्रेड पे गिरता है तो वो वहां पर नई कॉलोनी बना लेता है और जिसे हम बोलते हैं कि मम्मी अब ब्रेड सड़ चुका है, इसे फेंकना पड़ेगा, और वो ब्रेड हम फेंक देते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया है पूरी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन और अब हमें समझ में आ चुका है और इसका एग्जांपल होता है राइजोपस। तो ये टाइप भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा कंप्लीट हुआ है और हमने सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चंस के बारे में जो इस टॉपिक के बाद हर किसी के माइंड में आते हैं और हर जगह आपसे पूछे जाने वाले। तो क्या हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा हमें टॉपिक में चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। फिजन्स कितने टाइप के होते हैं, हमें पता है फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अमीबा किस टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। और ऐसा कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है स्पोर्स फॉर्मेशन। और ऐसी क्या चीज होती है जिससे जो हमारा स्पोर्स है यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, उसके ऊपर एक न्यू थिन शेल्ड होती है, एक शील्ड होती है जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। जो ऑरेंज और बनाना है ये कैसे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, ये कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो ये हम इन्हें अच्छे तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम आर्टिफिशियल मेथड से इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें बर्ड्स क्या होता है, यानी कि जो बर्ड हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, 2 टाइप के बर्ड्स हमने पढ़े हैं जो पोटैटो में होते हैं, बट यहां पर बात हो रही है जो हमें देखने को मिलता है बर्डिंग में। बर्डिंग में क्या होता है, एक जो प्रोजेक्शन लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो शुरुआत में होता है उसके, उसे हम बोलते हैं बर्ड। और हाइड्रा क्या स्पोर्स फॉर्मेशन का एग्जाम्पल होता है? जी नहीं, वो स्पोर्स फॉर्मेशन का एग्जाम्पल नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है और स्पोर फॉर्मेशन वाली मेथड इन्वॉल्व होती है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। और रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें पता है इससे क्या हो रहा है, डेड ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूसली हम रिप्लेस कर रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस यहां पर क्रिएट होती है और इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ अर्थ पर बनी हुई है। तो अब इसके साथ ही हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पार्ट 2 में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आज ही बन जाइए बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल फैमिली का हिस्सा। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं।